सिविल सर्विस स्क्वायर में। मेरा नाम है अवनीश विनोदानंद पाठक और हम मॉडर्न हिस्ट्री के सीरीज़ को लेके, रिवीजन सीरीज़ को लेके एक बार फिर से आगे बढ़ चुके हैं। और अभी तक हमने बंगाल देखा था, अब हम मराठे देखेंगे। देखिए दोस्तों, हमने बात करी थी कि किस तरह से जो है मुगल एम्पायर का डिसइंटीग्रेशन हुआ। छोटी छोटी रियासतें बंगाल, मराठा आदि के रूप उभर कर बाहर आईं, और उसमें से एक जो सबसे शक्तिशाली, सबसे पावरफुल और सबसे ज़्यादा अंग्रेज़ों को टक्कर देने वाला जो एम्पायर बना, वो था मराठा। तो आइए चलते हैं, देखते हैं किस तरह से। देखिए यहाँ पर एक और पार्ट है कि यहाँ पर हम जो छत्रपति शिवाजी महाराज है उस टाइम का, उस टाइम की जो मराठा हिस्ट्री उसको ना देखते हुए अंग्रेज़ों के आने के बाद की मराठा हिस्ट्री को देखेंगे। तो इस चीज़ का आप ख्याल रखेंगे कि यहाँ हम शाहू जी महाराज से शुरू करेंगे और जल्दी ही पेशवा आ जाएंगे, और पेशवाई हम देखते हुए जो आपको मराठा है उसको कवर करेंगे। तो आइए चलते हैं, मराठा पढ़ते हैं कि 1707 ईस्वी में मुगल शहजादे आजम ने शाहू जी को मुगल कैद से रिहा कर दिया। एक्चुअली क्या हुआ कि शाहू जी महाराज जो है छत्रपति संभाजी महाराज के पुत्र थे, इनको उन्होंने कैद कर लिया था मुगल शहजादे आजम ने, लेकिन 1707 में कैद कर लिया, माफ कीजिएगा 1707 में उसको रिहा कर दिया। अब 1707 में शाहू जी और ताराबाई जो राजा राम की विधवा थी, राजा राम जो छत्रपति संभाजी महाराज के भाई थे और ये शाहू की चाची लगी, के मध्य खेड़ा का युद्ध हुआ। यानी कि हुआ ये कि ये जेल में थे, तो जो आपको मराठा एम्पायर है उस पर कंट्रोल कर रही थी ताराबाई, लेकिन जब इनको रिहा कर दिया गया तो इनके रिहाई के बाद 1707 में शाहू जी व ताराबाई के मध्य खेड़ा का युद्ध हुआ। युद्ध में ताराबाई की पराजय हुई। अब मराठा शक्ति के दो केंद्र हो गए, शाहू जी महाराज के अंदर सतारा और ताराबाई के अंदर कोल्हापुर आ गया। शाहू के शासनकाल में वास्तविक शक्तियां पेशवा के हाथ में आ गई। देखिए यहां से एक पोस्ट जनरेट होता है पेशवा का, जो कि प्रधानमंत्री थे, लेकिन यह धीरे धीरे वास्तविक शासक हो गए। तो हमें यहां पर मेनली जानना है पेशवा के बारे में, क्या थे पेशवा, कौन थे पेशवा, किस तरह से संधियां की उन्होंने अंग्रेजों के साथ। तो आइए चलते हैं पहले पेशवा यानी कि बालाजी विश्वनाथ की ओर। 1713 से 20 तक इनका कार्यकाल रहा। कोंकण के चित्पावन ब्राह्मण थे पेशवा। खेड़ा के युद्ध में शाहू की सहायता कर उन्हें जीत दिलाई थी। यानी कि जो पेशवा थे, जो कोंकण एरिया के, अगर आप कोंकण देखेंगे, अगर मैं भारत की बात करूं तो ये जो एरिया है महाराष्ट्र के नीचे गोवा के आसपास का एरिया, ये वाला जो एरिया है ये कोंकण कहलाता है। तो जो कोंकण एरिया के ब्राह्मण थे ये चित्पावन ब्राह्मण कहलाते थे। तो ये जो है कोंकण के चित्पावन ब्राह्मण थे और खेड़ा के युद्ध में शाहू की सहायता की इन्होंने। अब क्या होता है कि पहले ये सेना करते यानी सेना को संगठित करने वाले के पद पर थे। 1713 ईस्वी में पेशवा बने। पहले एक पोस्ट होता था मराठाओं में जिसको कहते थे सेना करते। ये पहले सेना करते के पोस्ट पर थे, लेकिन बाद में क्या हुआ कि ये 1713 में पेशवा बने। 1719 ईस्वी को शाहू के नेतृत्व में पेशवा बालाजी ने सैयद बंधुओं यानी हुसैन अली खां की पहल पर मुगल सम्राट से संधि की, जिसकी शर्तें निम्न थी। अब क्या हुआ, उधर दिल्ली में मुगल थे जिनके जो वहां पर अंडर थे सैयद बंधुओं के, तो उनसे मिलकर कुछ शर्तें की यहां पर पेशवा ने। शाहू को शिवाजी के वे प्रदेश लौटा दिए जाएंगे जिन्हें वह स्वराज कहते थे। यानी कि शिवाजी के वो जगह जिन्हें वह स्वराज कहते थे वो लौटा दिए जाएंगे शाहू जी को। दूसरी थी हैदराबाद गोंडवाना खांडेश, हैदराबाद गोंडवाना खांडेश बरार व कर्नाटक के वे प्रदेश भी शाहू को मिलेंगे जो मराठों ने हाल ही में जीते थे। तीसरा था दक्कन में मराठों को चौथ व सरदेश मुखी वसूलने का अधिकार, और उसके बदले में मराठे जो है सम्राट को 15,000 की सैनिक सहायता देंगे। ठीक है। अब शाहू सम्राट को प्रतिवर्ष 10 लाख रुपए का खिराज देंगे, और शाहू कोल्हापुर में रह रहे संभाजी को परेशान नहीं करेंगे। यानी कि इसमें क्या था कि जो संभाजी टू की बात हो रही है यहाँ पे, उन्हें शाहू परेशान नहीं करेंगे, और शाहू की मां व अन्य सगे संबंधी मुगल कैद से रिहा कर दिए जाएंगे। एक्चुअली क्या हुआ था कि औरंगजेब ने छत्रपति संभाजी महाराज को मारने के बाद, उनकी मृत्यु के बाद क्या हुआ था कि कैद कर लिया था मराठों को, तो वो उन्हें छोड़ देंगे। अब देखिए रिचर्ड टेम्पल इस संधि को मराठा इतिहास का मैग्ना कार्टा बताता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मराठा इतिहास का ये जो है मैग्ना कार्टा है यह संधि। बालाजी विश्वनाथ के 15,000 मराठा सैनिकों की सहायता से सैयद बंधुओं ने फर्रुख सियर की हत्या कर दी,
नए मुगल सम्राट रफी-उद-दरजात ने संधि को स्वीकार कर लिया। क्या हुआ कि सैयद बंधु जिन्होंने फर्रुखसियर को बनाया था उन्होंने ही इसकी हत्या करवा दी और रफी-उद-दरजात ने इस संधि को स्वीकार कर लिया। इसके बाद आते हैं गेम में बाजीराव प्रथम 1720 से 1740 तक। ये एक लड़ाकू पेशवा माने जाते हैं और मराठा साम्राज्य के द्वितीय संस्थापक कहा जाता है इन्हें। छापामार युद्ध प्रणाली का अनुसरण करते हैं ये, जो मराठों की विशेषता थी। गुरिल्ला वारफेयर में ये बहुत माहिर थे और आप आगे देखेंगे किस तरह से इस टेक्निक का इस्तेमाल करके ये बहुत ज़्यादा टेरिटरी अपने कंट्रोल में लेंगे। हिंदू पातशाही की स्थापना तथा गौ ब्राह्मण रक्षक की उपाधि धारण की इन्होंने हिंदू पातशाही की स्थापना तथा गौ ब्राह्मण रक्षक की उपाधि धारण की। अब 1728 ईस्वी में होता है पालखेड़ा का युद्ध। ये मराठा और हैदराबाद के निजामुल मुल्क अब मराठों की इसमें हो गई जीत तथा निजाम को मुंगी शिवगांव की संधि के लिए विवश होना पड़ा। देखिए दोस्तों, मराठे वाले जो चैप्टर है ना, इसमें आपको संधियां बहुत इंपॉर्टेंट देखने को मिलेंगी, तो आप इसको याद करेंगे, इससे पूछा जाता है। अब गुजरात व मालवा से चौथ वसूला और बुंदेला नरेश छत्रसाल को मोहम्मद खां बंगश के विरुद्ध सहायता देकर जीत दिलाई इन्होंने। छत्रसाल से खुश होकर कालपी, झांसी, सागर व हृदयनगर की जागीरें पेशवा को दी। यानी कि महाराजा छत्रसाल ने खुश होकर कालपी, झांसी, सागर व हृदयनगर की जागीरें पेशवा को दे दी। पुर्तगालियों से सालसेट व बसीन छीन लिए। देखिए, इन्होंने पुर्तगालियों से सालसेट और बसीन ये दोनों एरिया अपने कमांड में ले लिया तथा जंजीरा के सिद्धियों पर नियंत्रण स्थापित किया। अब आइए चलते हैं। 500 घुड़सवारों के साथ दिल्ली अभियान किया। बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला भागने पर विवश हो गया। अब देखिए, जब बाजीराव का नाम आता है ना, तो इसमें मस्तानी का नाम आता है। मस्तानी जो है पेशवा की प्रेमिका थी, यहां पर इनका इतना सा मेंशन आता है। पेशवा ने मुगल साम्राज्य के भावी पतन से मराठों के लिए लाभ उठाने का निश्चय किया व शाहू को इन शब्दों में ललकारा। एक्चुअली क्या हुआ, अब समय आ गया है कि हम विदेशियों को भारत से बाहर निकाल दें और हिंदुओं के लिए अमर कीर्ति प्राप्त करें। आओ हम इस पुराने वृक्ष के खोखले तने पर प्रहार करें, शाखाएं तो स्वयं ही गिर जाएंगी। हमारे प्रयासों से मराठा पताका कटक कृष्णा नदी से अटक तक फहराने लगेंगी। ये जो कटक से अटक तक मराठा का पताका फहराने का जो संदेश है, ये दिया था बाजीराव ने। अब प्रत्युत्तर में शाहू जी कहते हैं कि नहीं, आप निश्चय ही इसे हिमालय के पार गाड़ देंगे। आप सत्य ही योग्य पिता के योग्य पुत्र हैं। ये कन्वर्सेशन का एक पार्ट है जो मैंने यहाँ पर आपको दिखाया। इसके बाद आते हैं बालाजी बाजीराव। ये 1740 से 1761 तक रहते हैं। इनका जो है नाना साहब के नाम से ये लोकप्रिय थे। पेशवा का पद इनके टाइम पे वंशानुगत हो गया। ये कभी कभी पूछा जाता है कि किस पेशवा के बाद पेशवा का पद वंशानुगत हो गया। 1750 ईस्वी में संपन्न संगोला की संधि, ये पेशवा व राजाराम दो के बीच में हुआ था, से संपन्न शक्तियां पेशवा को मिल गई। सत्ता का केंद्र अब सतारा से पूना हो गया। अब पेशवा वास्तविक अधिपति था तथा छत्रपति केवल महलों के महापौर हो गए थे। अब आइए, बंगाल से चौथ इन्होंने वसूला और उड़ीसा पर अधिकार कर लिया। 50 लाख रुपया सालाना के बदले मुगल साम्राज्य की रक्षा का दायित्व लिया। देखिए, मुगल साम्राज्य की रक्षा के लिए भी, हालांकि मुगल अब बुरी तरह से डिसइंटीग्रेट होने लगा है, और इन्होंने 50 लाख रुपए लिया उसके रक्षा के लिए। पंजाब व मुल्तान तक चौथ वसूली। चौथ इनका एक टैक्स है। चौथ और सरदेशमुखी इनका एक कर का प्रकार है। हिंदू पद पातशाही की भावना को आघात पहुंचा। ठीक है। पानीपत का तीसरा युद्ध 14 जनवरी 1761 को हुआ। इसमें थे अहमद शाह अब्दाली एक तरफ, दूसरी तरफ थे मराठे मुगल बादशाह की तरफ से लड़ रहे थे। अब्दाली का भारत पर यह 5वां आक्रमण था। मराठा सेनापति सदाशिव राव भाऊ था और औपचारिक सेनापति विश्वास राव यानी पेशवा का पुत्र था। मराठों के तोपखाने का नेतृत्व इब्राहिम खां गर्दी के पास था। मराठों की इस युद्ध में लेकिन हो गई हार। इतिहासकार J.N. सरकार यानी जादूनाथ सरकार के अनुसार महाराष्ट्र में संभवतः ही कोई परिवार ऐसा होगा जिसने कोई न कोई संबंधी न खोया हो, तथा कुछ परिवारों का तो सर्वनाश ही हो गया। सोचिए, जो पानीपत की तीसरी लड़ाई है वो कितनी भारी पड़ी थी मराठों पर। सिडनी ओवेन के अनुसार इससे मराठा शक्ति कुछ काल के लिए चूर चूर हो गई। यद्यपि यह बहुमुखी दैत्य मरा तो नहीं, परंतु इतनी भली भांति कुचला गया कि यह लगभग सोया रहा, तथा जब यह जागा तो अंग्रेज इससे निपटने के लिए तैयार थे, तथा अंत में
इसे जीतने और समाप्त करने में सफल रहे। ये एक्चुअली अंग्रेजों की तरफ से बोल रहा है, इसीलिए ये मराठा साम्राज्य को दैत्य कह रहा है। सोचिए, अंग्रेज जिस साम्राज्य को दैत्य कह रहे हैं वो कितना पावरफुल होगा। अब GM सरदेसाई के अनुसार यह एक विशेष बात है कि जिस समय मराठा तथा मुसलमान दो योद्धा कुरुक्षेत्र के प्राचीन युद्ध क्षेत्र में जीवन मृत्यु के संघर्ष में लगे थे, क्लाइव, जो अंग्रेजी साम्राज्य का संस्थापक था, तत्कालीन प्रधानमंत्री लॉर्ड चैथम से भारत में अंग्रेजी राज्य की संभावनाओं के विषय में बातचीत करने के उद्देश्य से वापस इंग्लैंड जा रहा था। यानी कि देखिए कितना विशेष है ये बात कि उसे पता था कि अब धीरे धीरे हमें आगे बढ़ना है और भारत पे अब कंट्रोल हो जाएगा, क्योंकि मराठों का धीरे धीरे पतन होने वाला निश्चित है। वस्तुतः पानीपत की तीसरी लड़ाई ने यह फैसला नहीं किया कि भारत पर कौन राज करेगा, बल्कि यह तय कर दिया कि भारत पर कौन शासन नहीं करेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है और इसके बारे में एक इंपॉर्टेंट कथन है कि 2 मोती विलीन हो गए, 22 सोने की मुहरें लुप्त हो गईं और चांदी तथा तांबे की तो पूरी गणना ही नहीं की जा सकती। एक्चुअली ये 2 मुहरें जो है वो सदाशिवराव भाऊ और विश्वास राव के बारे में कहा जा रहा है, और बाकी सेनापति और जो सेना है उनके बारे में ये कथन कहा जा रहा है। इसके बाद जो आते हैं वो आते हैं माधव राय। ये 1761 से 1772 के लिए आते हैं। इन्होंने मराठा शक्ति को लेकिन पुनः संगठित किया। निज़ाम, हैदराबाद के निज़ाम को हराया, हैदर अली मंसून से नजराना लिया, मैसूर से मालवा व बुंदेलखंड पर पुनः अधिकार किया। महादजी सिंधिया की सहायता से मुगल बादशाह शाह आलम II को इलाहाबाद से ले जाकर दिल्ली की गद्दी पर बैठाया। ये सवाल कई बार आ चुका है एग्जाम्स में कि शाह आलम द्वितीय को दोबारा गद्दी पर किसने बिठाया था। असामयिक मृत्यु से मराठों को भारी क्षति हुई। जैसा कि ग्रांट डफ ने लिखा है, मराठा साम्राज्य के लिए पानीपत का मैदान उतना घातक सिद्ध न हुआ जितना कि श्रेष्ठ शासक का असामयिक देहावसानी, क्योंकि ये काफी कुशल शासक थे। अब इनके बाद आते हैं नारायण राव। नारायण राव 1772 से 73 के लिए आते हैं। यह माधव राय के भाई थे। बालाजी बाजीराव के छोटे भाई रघुनाथ राव उर्फ रघोवा ने हत्या कर दी। आप देखेंगे कि रघोवा जो है इनकी मंशा थी खुद बनने की पेशवा, तो इन्होंने इनकी हत्या कर दी। नारायण राव के बाद आते हैं माधव नारायण राव 1773 से 1795 के लिए। एक्चुअली अल्पायु पेशवा थे, इनकी उम्र कम थी, इसीलिए इन्हें 12 सदस्यों की 12 भाई परिषद मराठा साम्राज्य की देखरेख करती थी। यानी ये थे पेशवा, लेकिन इनके अंडर में 12 भाई परिषद काम कर रही थी, जो कि एक्चुअली उस टाइम देख रही थी कंट्रोल। इसमें महादजी सिंधिया व नाना फडणवीस प्रमुख सदस्य। देखिए नानाजी फडणवीस जो है गुरु भी कहे जाते हैं और महादजी सिंधिया तो थे ही। और इसके बाद 3 जो इंपॉर्टेंट युद्ध है वो था प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 82। देखिए दोस्तों, जो आंग्ल मराठा युद्ध हैं इनकी संधियां काफी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं आपके लिए। रघोवा ने पेशवा बनने के लिए बॉम्बे प्रेसिडेंसी से सूरत की संधि, यहां पहला लिखा हुआ है कि संधि के तहत कंपनी के 2500 सैनिकों की सहायता के बदले सालसेट, बसीन व थाना देने का वादा कर लिया। थाना एक क्षेत्र था उस टाइम जो अब ठाणे है। दूसरी तरफ नाना फडणवीस ने पेशवा की तरफ से बंगाल प्रेसिडेंसी से पुरंदर की संधि कर ली और संधि के तहत अंग्रेज रघोवा की मदद नहीं करेंगे। बॉम्बे प्रेसिडेंसी ने संधि को नकार कर युद्ध जारी रखा। अंग्रेजों को तो चाहिए ही था कि आपस में पेशवा इस कदर लड़े कि अल्टीमेट कंट्रोल हमारा हो जाए। और यह संधि जो है, उसके बाद एक संधि और है कि 1779 में वडगांव युद्ध में कंपनी की पराजय के बाद बडगांव की संधि करनी पड़ी और यह संधि अंग्रेजों के लिए काफी अपमानजनक संधि थी। अब 1782 ईस्वी में क्या होता है, महादजी सिंधिया की मध्यस्थता से सलबाई की संधि, ये कई बार पूछा गया सलबाई की संधि कब हुई है, संपन्न हुई। तो यहां तक आते आते आपने 4 संधियां देख ली। आप ये चारों संधियां अगर एक लाइन में लिख लेंगे, इनके ईयर लिख लेंगे, तो बहुत इंपॉर्टेंट और काम आएगी। फिर वारेन हेस्टिंग ने इस संधि को आपत्ति काल की सफल शांति वार्ता कहा, जो सलबाई की संधि थी। अब इस संधि के तहत क्या हुआ, आइए देखते हैं। मैंने आपसे पहले भी कहा इंपॉर्टेंट संधि है। कंपनी ने माधव नारायण को पेशवा स्वीकार किया तथा रघोवा को समर्थन नहीं करने का आश्वासन दिया। पेशवा ने रघोवा को पेंशन दे दी और सालसेट व एलिफेंटा कंपनी को मिला। 1795 में पेशवा ने आत्महत्या कर ली और 1795 ईस्वी में ही महादजी सिंधिया तथा 1800 ईस्वी में नाना फडणवीस की मृत्यु हो गई। यानी मराठा एम्पायर के जो पावरफुल जो सपोर्ट सिस्टम थे वो धीरे धीरे करके अब खत्म होने लगे। अब आते हैं बाजीराव II 1796 से 1818 के लिए। ये रघुनाथ राव के पुत्र थे।
दौलत राव सिंधिया व जसवंत राव होलकर पूना में अपना प्रभाव बढ़ाना चाहते थे। अब पेशवा ने सिंधिया के साथ मिलकर होलकर के भाई की हत्या कर दी। होलकर ने पूना पर आक्रमण कर दिया इसके कारण से, और पेशवा ने 1802 ईस्वी में अंग्रेजों के साथ बसीन की संधि, ये 5वीं संधि हुई, कर ली। अब पेशवा ने अंग्रेजी संरक्षण स्वीकार कर लिया और पेशवा ने सूरत नगर से निजाम से चौथ का अधिकार व विदेशी मामले कंपनी को सौंप दिया, यानी अब चौथ कंपनी लेगी, और अंग्रेजी संरक्षण स्वीकार कर लिया। इसके बाद इंपॉर्टेंट है द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 1806 तक। इसमें सुरजी अर्जुन गांव की संधि 1803 में हुई जो सिंधिया ने की, देवगांव की संधि जो 1804 में हुई भोसले ने की, और राजपुर घाट की संधि जो 1805 में हुई वो होलकर ने की। अब आता है तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से 1818 तक। पिंडारियों के दमन में यह समस्या उत्पन्न हुई थी। पिंडारियों के दमन के कारण तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध उत्पन्न हुआ था। ग्वालियर की संधि के तहत सिंधिया ने पिंडारियों के दमन में अंग्रेजों की सहायता की बात स्वीकार कर ली। अब क्या हुआ कि पूना की संधि होती है फिर जून 1817 के तहत पेशवा ने मराठा संघ की अध्यक्षता त्याग दी। मराठा संघ को भंग करके पेशवा का पद समाप्त कर दिया गया और पेशवा को बिट्ठूर कानपुर के समीप की जागीर दे दी गई, और सतारा में शिवाजी के वंशज प्रताप सिंह को गद्दी पर बिठाया गया। और मंदसौर की संधि के तहत होलकर ने राजपूत राज्यों पर से अपने अधिकार वापस ले लिए। और अगर आप मराठा कॉन्फेडरेसी की बात करें, मराठा संघ की बात करें, तो पूना पर अधिकार था पेशवा का, सिंधिया का ग्वालियर पे, और होलकर इंदौर में राज कर रहे थे। वहीं भोसले नागपुर और गायकवाड़ बड़ौदा में थे। तो इस तरह से आपने तीनों आंग्ल मराठा संधि पढ़ा और आपने देखा किस तरह से आखिर में पेशवा के पद को समाप्त कर दिया गया तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के बाद, यानी पूना की संधि के बाद क्या हुआ, पेशवा ने 1817 जून में मराठा संघ की अध्यक्षता त्याग दी और मराठा संघ को भंग करके पेशवा का पद समाप्त कर दिया गया और पेशवा को बिट्ठूर कानपुर के समीप की जागीर दे दी गई। देखिए दोस्तों, अगर आप मराठों की बात करें तो मराठा ताकत जो है एक अकेली थी जिन्होंने अंग्रेजों को काफ़ी अच्छे से जो है कंपटीशन दिया था, अच्छे से लड़े थे। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुआ, अंत में लास्ट में क्या हुआ, मराठा आपस में ही लड़ पड़े, जैसे कि रघोवा की साजिश, उसके बाद आपातकालीन मृत्यु, उसके बाद आपको धीरे धीरे करके आप देखेंगे कि अब्दाली से लड़ते वक्त धीरे धीरे पावर कम होने लगा और इसका पूरा का पूरा फायदा उठा अंग्रेजों ने। और इस तरह से मराठों के नेतृत्व में जो कभी पूरा का पूरा भारत पर दक्कन से लेकर उत्तर भारत तक पे कंट्रोल करते थे, धीरे धीरे वो सिमट के छोटा हो गया और लास्ट में पेशवा का पद भी खत्म हो गया। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अब हम फिर मिलेंगे अगले चैप्टर के साथ। तब तक आप चैप्टर को पढ़ें और चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो को। आप जितना ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे हम उतना ज़्यादा और मोटिवेट होंगे। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, रिवाइज करें। जय हिंद, नमस्कार।